नमस्कार दोस्तों, प्रीलिम्स मास्टर सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है संवैधानिक निकाय। आपको पता होना चाहिए कि इस चैप्टर से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। हम एक ही वीडियो में जितने भी संवैधानिक निकाय हैं उन सबको पढ़ेंगे और इस तरह से पढ़ेंगे कि इसमें जो भी याद करने वाली चीज़ें हैं, मतलब ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपने अगर याद नहीं किया है तो आपका टॉपिक अभी तक कंप्लीट है ही नहीं, उन्हें आज हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे जैसे कोई चीज़ कोई बड़ी चर्चा में आती है वैसे वैसे उसको हम दोबारा से करंट अफेयर्स में, वैसे तो इसी प्लेलिस्ट में वो चीज़ें रहेंगी, उसको थोड़ा सा विस्तार से हम पढ़ेंगे क्योंकि वहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना ज़्यादा रहेगी, तो उसके सारे पक्षों को कवर करेंगे। फिलहाल आज हम सबको देखेंगे एक साथ। और एक चीज़ मैं बता दूं जिनको नहीं पता होगा कि संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय यानी बॉडीज़ के मतलब इनके बीच क्या अंतर होता है। देखिए, किसी भी निकाय के बारे में, किसी भी बॉडी के बारे में अगर संविधान के अनुच्छेदों में लिखा गया है तो समझिए कि यह संवैधानिक निकाय है। और अगर कोई ऐसा आयोग बना, कोई ऐसी बॉडी बनी जिसके लिए कोई कानून बना है या सरकार ने बस ऐसे ही प्रस्ताव पारित करके बना दिया, तो उसे अब गैर संवैधानिक रखेंगे। गैर संवैधानिक में और असंवैधानिक में बड़ा अंतर है। असंवैधानिक का मतलब कि वो संविधान के खिलाफ है, और गैर संवैधानिक का मतलब कि उसका संविधान में वर्णन नहीं है लेकिन कानून में या सरकार के किसी प्रस्ताव में उसकी चर्चा है। फिलहाल हम ऐसे निकायों के बारे में बात करेंगे, बॉडीज़ के बारे में बात करेंगे जिनके लिए बाकायदा संविधान में अनुच्छेद हैं, लिखे गए हैं। ये हो सकता है कि जब संविधान बना तभी डाल दिए गए थे, या हो सकता है कि बाद में संशोधन करके संविधान को अमेंड करके उसमें अनुच्छेद जोड़ा गया, संविधान के भाग जोड़े गए और फिर इसकी स्थापना हुई। चलिए, ये इंट्रोडक्शन हो गया, आगे बढ़ते। सबसे पहले हम देखें निर्वाचन आयोग के बारे में। हम आज के लेक्चर में उस पर बात नहीं करेंगे कि इनके काम कितने तरह के हैं, बहुत कम बेसिक चीज़ें हम बात करेंगे। जब करंट अफेयर के तहत ये बड़ी चर्चा में होगी तो विस्तार से बात करेंगे। देखिए, निर्वाचन आयोग की आप बात करें तो आपको पता है कि यह चुनाव कराने का काम करता है। चुनाव जब हमारे देश में, चाहे वो केंद्र स्तर के चुनाव हों, अगर आप सांसद बनने जा रहे हैं वो चुनाव, या विधायक बनने जा रहे हैं, किसी राज्य के स्तर पर विधायिका का चुनाव है, ये सारे निर्वाचन आयोग, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के तहत होते हैं, वही करवाता है। इसके बारे में जानने वाली बात क्या है, पहली चीज़ कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 में इसका वर्णन है। एक बार प्रश्न पूछा था यूपीएससी ने और उसमें लाइन थी, अभी मेरे ख्याल से 2015-16 का प्रश्न था, कि कितने आयुक्त होते हैं। उसमें ऑप्शन में था, मतलब 5 होते हैं, ऐसा नहीं है, 3 आयुक्त होते हैं। इसमें भी कई बार बदलाव हुए हैं, कभी 1 थे, फिर बढ़े घटे, ऐसे चलता रहता है। वर्तमान समय में निर्वाचन आयोग में 3 सदस्य होते हैं, 3 आयुक्त होते हैं, जिनमें से एक मुख्य आयुक्त होता है, बाकी 2 अन्य होते हैं। वैसे हैं ये 3, एक मुख्य है लेकिन समान है इनकी शक्तियाँ। ऐसा नहीं है कि जो मुख्य आयुक्त हैं उनके पास ज़्यादा शक्तियाँ हैं, सबकी शक्तियाँ बराबर हैं। अगर किसी मुद्दे पर मतभेद हो जाए तो निर्णय लेते समय बहुमत का ख्याल रखा जाता है कि 2 लोग मिल के जो बात कहेंगे उसी बात को माना जाएगा। इसके अलावा इनके जो वेतन होते हैं और भत्ते होते हैं, ये किसके समान होता है? जो सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे उनके समान इनके वेतन और भत्ते होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे इनका कार्यकाल देखिए, कार्यकाल से प्रश्न आते हैं, लोग फंस जाते हैं। यहाँ 6/65 लिखा है, आगे भी ऐसे लिखा रहेगा। कार्यकाल का मतलब, ये लिखने का मतलब है कि या तो ये 6 साल रहेंगे, ठीक है, या फिर मैक्सिमम 65 की इनकी एज हो जाएगी, सॉरी ये तो गलत लिख दिया, 65 की एज हो जाएगी तब तक ये रहेंगे। 6 साल या 65 साल इनका कार्यकाल है। इसके अलावा क्या जानने लायक है कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनको हटाने की प्रक्रिया वही होगी जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया है। हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में जब पढ़ेंगे तो विस्तार से जानेंगे कि कैसे विशेष बहुमत से संसद प्रस्ताव लाती है और उनको हटाया जाता है। ठीक वही प्रक्रिया यहाँ भी लागू होगी, तब मुख्य आयुक्त तो हटाया जाएगा। बाकी जो 2 बच गए, अगर उन्हें हटाना हो तो सरकार अपने मन से हटा सकती है, वहाँ इनसे पूछा जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब खुद जाकर कह दें कि ये दोनों पसंद नहीं है, मुझे हटा दो। इनसे जब पूछा जाएगा तभी बताएंगे, ठीक है। मुख्य आयुक्त को इनके समान, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान हटाया जाएगा। और कौन व्यक्ति आयुक्त बनेगा निर्वाचन आयोग में, उसकी कोई योग्यता, कोई अर्हता तय नहीं है।
सरकार अपने हिसाब से तय कर लेती है कि इनको बनाते हैं। ठीक है, आगे जानने वाली बात क्या है, अगर ये सेवानिवृत्त हो जाते हैं, मतलब 6 साल तक इन्हें काम किया या फिर 65 साल तक मैक्सिमम उम्र हो गई और फिर रिटायर हो गए, तो उसके बाद दूसरी नियुक्तियां भी इनकी हो सकती हैं सरकार में, पुनः नियुक्ति हो सकती है उसी पद पे, इस पर कोई रोक नहीं है। इतना आप जानिए निर्वाचन आयोग के बारे में। कहीं से भी प्रश्न आएगा ना, इनमें से कोई न कोई एक तथ्य, एक लाइन पक्का रहेगा और आप आसानी से उसको हल कर लेंगे। चलिए आगे, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, यूपीएससी के बारे में क्वेश्चंस आए हैं, आगे भी आ सकते हैं। आपको ये जानना है पहली बात कि अनुच्छेद 315 से लेकर 323 में यूपीएससी के बारे में बातें की गई है और जो संविधान का भाग 14 है उसमें इसका उल्लेख है। ठीक है, आगे देखिए क्या काम की बात है यूपीएससी से संबंधित। इनकी नियुक्ति कौन करता है, मतलब उसमें जो सदस्य होंगे यूपीएससी में, अध्यक्ष होंगे, उनकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेंगे। और कितने लोग उसमें रहेंगे इसका कोई उल्लेख नहीं है, राष्ट्रपति अपने हिसाब से मतलब तय कर सकते हैं कि इतने लोग होने चाहिए, यानी कि सरकार तय करेगी। और जो अध्यक्ष हैं यूपीएससी के, उनको मिलाकर 9 से 11 हो सकते हैं। सामान्य तौर पर ऐसा चलता है कि 9 से 11 सदस्य होंगे, इसमें अध्यक्ष भी शामिल हैं। और जो आधे सदस्य हैं यूपीएससी के, कम से कम आधे, वो भारत सरकार के तहत या राज्य सरकारों के तहत कम से कम 10 साल तक काम किए हों, उनके पास 10 साल का अनुभव होना चाहिए, तब वो सदस्य यूपीएससी के बनेंगे। इनके कार्यकाल की बात करें तो यहाँ भी वही है, 6 साल तक का कार्यकाल रहता है या फिर मैक्सिमम 65 साल की उम्र तक वो अपने पद पर रह सकते हैं। अगर त्यागपत्र त्याग देना हो तो ये राष्ट्रपति को त्यागपत्र देंगे। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा बहुत आगे पीछे घुमा के बहुत ट्रिकी, बहुत कठिन बनाया जा सकता है, तो ये चीज़ें सीधे सीधे आप याद रखिएगा। अब मान लीजिए कि इनको हटाना है कदाचार के आधार पर, मान लेते हैं कि बहुत ही गंभीर भ्रष्टाचार का मामला है, कदाचार हो गया, तो हटाने के बारे में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जांच की जाती है। चाहे सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, कोई भी, सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा, राष्ट्रपति को बताएगा और राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जांच के अनुसार जो फैसला आया है उसे मानने के लिए बाध्य होते हैं, ध्यान रखिएगा। और अगर जांच चल रही है उस दौरान चाहे राष्ट्रपति चाहें तो उस व्यक्ति को निलंबित कर सकते हैं, उसके काम से उसे हटा सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं, संघ लोक सेवा आयोग की तर्ज पर आपको पता है कि राज्यों में भी लोक सेवा आयोग हैं, यूपीपीएससी, बीपीएससी, इस तरह से, इनके बारे में जानिए। वहीं अनुच्छेद 315 से 23 के बीच में राज्यों के लिए भी प्रावधान है, भाग 14 है, सेम है, कोई दिक्कत नहीं। नियुक्ति कौन करेगा, यहाँ प्रश्न बनते हैं, लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। नियुक्ति तो राज्यपाल करेंगे सदस्यों की, अध्यक्ष की, लेकिन जब हटाने की बारी आएगी तो राष्ट्रपति हटाएंगे, ध्यान रखिएगा। और कितनी संख्या हो सकती है राज्यपाल के विवेक पर है, बाकी हमने अभी देखा कि ये अपने हिसाब से, जैसे राष्ट्रपति अपने हिसाब से तय कर लेते हैं कितने होने चाहिए, वही बात यहाँ भी है। और यहाँ जो आधे सदस्य हैं उनको 10 साल का अनुभव, वही बात जो अभी हमने देखा, 10 साल का अनुभव होना चाहिए। कार्यकाल यहाँ थोड़ा सा चेंज है, पहले अभी हमने देखा यूपीएससी के लिए कि 6 साल या 65 था, अभी 6 साल या 62 साल की उम्र तक ये अपने पद पर रह सकते हैं, इसका आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगर इन पे कदाचार की बात चल रही है, हटाना है पद से, तो जांच फिर से कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा। और फिर से राष्ट्रपति चूँकि हटाएंगे तो राष्ट्रपति दोबारा बाध्य हैं बात मानने के लिए सुप्रीम कोर्ट की। यहाँ जांच के दौरान अभी हमने देखा ऊपर कि राष्ट्रपति हटा सकते हैं, निलंबित कर सकते हैं, लेकिन अब स्टेट पीसीएस में राज्यपाल जो आयोग हैं उनके सदस्यों को, अध्यक्ष को हटा सकते हैं, निलंबित कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है, इसका आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, वित्त आयोग के बारे में आपको पता होना चाहिए, बहुत चर्चा में रहता है, इसको अलग से हम कवर भी करेंगे। वित्त आयोग का काम मोटे तौर पर ये होता है कि सरकार के पास जो पैसा आ रहा है, केंद्र सरकार के पास, उस पैसे को कैसे राज्यों के साथ बांटा जाए, और मतलब कितना राज्यों को दिया जाए और कितना सरकार, केंद्र सरकार अपने पास रखे, इसी का फार्मूला देता है वित्त आयोग, इसी के बारे में जानकारी देता है। फिलहाल ये अनुच्छेद आप याद रखेंगे, यूपीपीसीएस में कई बार पूछा गया, मिलान करने के लिए भी और सीधे सीधे। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की बात है। यह एक अर्ध न्यायिक निकाय है, इस तरह से प्रश्न बन जाते हैं, अर्ध न्यायिक निकाय है
और इसमें कितने सदस्य होते हैं? एक अध्यक्ष रहेंगे और 4 सदस्य रहेंगे, यानी कि टोटल 5 मेंबर्स होते हैं वित्त आयोग में। ये थोड़ा सा हिंदी गलत लिख दिया है, लेकिन पुनर्नियुक्ति हो सकती है। प्रश्न में जब बनता है तो उसमें एक लाइन लिख दे कि वित्त आयोग के सदस्यों की पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती, तो ध्यान रखिएगा, नियुक्ति हो सकती है। जो अध्यक्ष बनेगा, यहाँ से भी एक थोड़ा सा घुमाया जा सकता है कि वित्त आयोग का अध्यक्ष जो है वो आर्थिक मामलों का विशेषज्ञ होना चाहिए, ऐसा नहीं है, सार्वजनिक मामलों का अनुभवी होना चाहिए ये। और अगर बात करें वित्त आयोग में कार्यकाल की, वेतन की, भत्ते की, यहाँ पे कमा होना चाहिए था। कार्यकाल, वेतन और भत्ते राष्ट्रपति तय करते हैं, लेकिन मज़ेदार बात यह है कि योग्यता क्या होनी चाहिए सदस्यों की और अध्यक्ष की, ये संसद तय करती है। इन दोनों के बीच में कन्फ्यूजन हो सकता है, ध्यान रखिएगा। कार्यकाल, वेतन, भत्ते राष्ट्रपति तय करेंगे, योग्यताएं संसद तय करेगी, इसका ख्याल रखेंगे आप। आगे बढ़ते हैं। एक है अनुसूचित जाति आयोग। पहले अनुसूचित जाति आयोग में जनजाति आयोग भी था, सभी एक साथ थे, बाद में अलग कर दिया गया। इसके बारे में देखते हैं क्या है। अनुच्छेद 338 याद रखेंगे, मिलान करने के लिए पूछा जाता है। नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और सिविल कोर्ट की शक्ति इसके पास होती है। कोर्ट दो तरह से मोटे तौर पर हम बांटते हैं ना, एक सिविल कोर्ट, एक क्रिमिनल कोर्ट। तो सिविल दीवानी न्यायालय की शक्ति है, किसी को समन जारी कर सकता है, इस तरह की चीज़ें। और ये 1+1+3 का क्या मतलब है, ये मेंबर्स हैं, मैंने इसे शॉर्ट में लिख दिया है, शॉर्ट नोट बनाते समय ऐसा करना ज़रूरी होता है। एक अध्यक्ष होंगे, एक उपाध्यक्ष होंगे और 3 बाकी मेंबर्स होते हैं। तो ये 1+1+3 ये मेंबर्स हैं, टोटल 5 हैं, तो 5 मेंबर्स होते हैं। इन्होंने जो रिपोर्ट तैयार की है वो किसको देते हैं? राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं और राष्ट्रपति राज्यपालों को ये रिपोर्ट भेजते हैं। बाकी नाम से आपको पता चल गया है कि अनुसूचित जाति आयोग है, तो अनुसूचित जातियों से संबंधित काम करेंगे, उनकी स्थिति के बारे में, उनसे जुड़ी हुई योजनाएं जो चल रही हैं उसकी एनालिसिस करने के लिए ये सारी चीज़ें वो करेंगे। ठीक, अब देखिए आगे चल के उसी में से संशोधन करके जो अनुच्छेद है ना 338 को जोड़ा गया। 65वां संविधान संशोधन था, 1990 की बात है, और अनुसूचित जनजाति आयोग बना दिया गया। अनुसूचित जनजाति आयोग, इसके पास भी दीवानी न्यायालय की शक्ति है। देखिए आप ओबीसी आयोग को अभी संवैधानिक दर्जा दिया गया था, उसको अलग से हम विस्तार से पढ़ेंगे, आज की लेक्चर में वो शामिल नहीं है। ठीक है, दीवानी न्यायालय की शक्ति इसके पास भी है, और 1+1+3 यानी कि एक अध्यक्ष होंगे, एक उपाध्यक्ष और 3 मेंबर्स होते हैं। ये बेसिक जानकारी आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा, इसका संविधान में विशेष उल्लेख है, पहले से नहीं था। 7वां संविधान संशोधन जब हुआ था ना 1956 में, तब जोड़ा गया था, और 350 ख एक अनुच्छेद था, 350 अनुच्छेद था, उसी में बी जोड़ दिया गया ख, और फिर इसकी व्यवस्था कर दी गई। इसका मुख्यालय कहाँ है ये पूछा गया है। इसका मुख्यालय प्रयागराज में है, और कुछ मतलब इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं, मुख्यालय हैं, जैसे कि बेलगाम में है कर्नाटक में, चेन्नई, कोलकाता, यहाँ पर उपायुक्त होते हैं। ये भी जो है आयुक्त तो मुख्यालय जो मेन है प्रयागराज में रहेंगे, बाकी जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं वहाँ पे उपायुक्त होते हैं। आगे बढ़िए। आगे कैग के बारे में अक्सर चर्चा होती रहती है, और यूपी पीसीएस का ये वाला हिस्सा है ना बड़ा फेवरेट है, बाकी पीसीएस में भी पूछा जाता है कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में अनुच्छेद कौन सा है। अनुच्छेद 148 है, इसको आप एकदम रट जाइए। नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। इनका काम क्या है आपको पता होगा, सरकार जो भी खर्चे करती है ना उसका लेखा जोखा देखते हैं कि कितना पैसा कहाँ खर्च किया गया, ये सारी चीज़ें देखते हैं और रिपोर्ट देते हैं। ये मतलब केंद्र सरकार का भी, राज्य सरकारों का भी। तो यह है कैग, CAG। नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, और इनका जो कार्यकाल है या तो 6 साल या मैक्सिमम 65 साल की उम्र तक इनका कार्यकाल रहेगा। आगे बढ़ें। इसी में एक चीज़ और है कैग के बारे में कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही ये भी हटाए जाएंगे। कुछ याद आ रहा है? शुरू में अभी हमने देखा था कि कौन कौन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान हटाए जाएंगे, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो इस तरह से हटेंगे। इसके बाद संविधान में, हमारे भारतीय संविधान में एक और पद बनाया गया है जिसका नाम है
भारत के महान्यायवादी। ये भारत के महान्यायवादी कौन है? बेसिकली ये सरकार के वकील हैं। जैसे अगर कोई आम इंसान है, उसको कोई कानूनी काम है, एक्चुअली क्या है, कोई केस लड़ना है, तो एक वकील चाहिए जो न्यायालय में उसके लिए यूँ कहें कि उसकी तरफ से बात करे, उसका केस हैंडल करे। इसी तरह से सरकार के जितने मामले होते हैं वो ज़्यादातर ये महान्यायवादी देखते हैं और कानूनी मामलों में सलाह भी देते हैं सरकार को। ये जो अनुच्छेद है, कई बार पूछा गया है, अनुच्छेद 76 इसमें भारत के महान्यायवादी की बात की गई है। नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं और इनका कोई कार्यकाल नहीं है। ध्यान दीजिएगा, अभी तक जो हम संवैधानिक निकाय देख रहे हैं उनका कार्यकाल एक है, इनका कार्यकाल नहीं है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहेंगे। जब मन करेगा राष्ट्रपति को कि इनसे बेहतर कोई और है तो इनको हटाओ, तो हटाया जा सकता है। यहाँ लिखा ही है, देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। ये लाइन पूछी जाए तो आप सही मानेंगे, ठीक है। और योग्यता के तौर पर एक चीज़ है कि भारत का महान्यायवादी बनना है तो आपको क्या मतलब, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आपको योग्यता के तौर पर क्या होना चाहिए कि 5 साल आप जज रहे हैं हाई कोर्ट में, या 10 साल वकील के तौर पे आपने काम किया हो। इसका अनुभव अगर आपके पास है तो आप भारत के महान्यायवादी बनने के योग्य हो सकते हैं, ठीक है। आगे, सहायता के लिए, इनकी सहायता के लिए जो महान्यायवादी हैं उनकी सहायता के लिए एक महाधिवक्ता होता है और एक अपर महाधिवक्ता होता है। लेकिन इनका उल्लेख यहाँ नहीं है, अनुच्छेद 76 में नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। एकदम इसी तर्ज पर राज्यों के लिए भी एक महाधिवक्ता होता है जिसको कहते हैं राज्य का महाधिवक्ता, महान्यायवादी की तर्ज पर। इसके लिए बाकायदा अनुच्छेद है 165 में इसकी बात की गई है। राज्यपाल नियुक्त करते हैं और इन्हीं के प्रसाद पर्यंत ही रहते हैं। इनको कभी भी राज्यपाल हटा सकते हैं। आगे जानने लायक बात है कोई, देख लेते हैं। हाँ, 10 वर्ष न्यायिक अधिकारी रहे हों, अगर आपको राज्य में बनना है महाधिवक्ता तो 10 वर्ष न्यायिक अधिकारी रहे हों या फिर 10 वर्ष वकील के तौर पर आपने काम किया हो, ये अनुभव हो तो महाधिवक्ता बन सकते हैं। फिलहाल संवैधानिक निकायों में ये वो बातें थीं जिन्हें आपको याद रखना है, रट लेना है। इसके ऊपर पूरी कहानी डेवलप होती है। इसके अलावा आपने चाहे कुछ भी पढ़ लिया हो, अगर ये नहीं पढ़ा है तो फिर तो कोई मतलब नहीं है। ये रीढ़ की हड्डी है उस स्ट्रक्चर की। इसे अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।